नमो नमः मित्राणि। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र अनंतमणि त्रिवेदी, मानव भारती, देहरादून, उत्तराखंड से। हम सब अनवरत संस्कृत की कक्षाओं के माध्यम से कहानियों का श्रवण कर रहे हैं, संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं, सुभाषितानी जान रहे हैं, नैतिक शिक्षा के कई वीडियो हमने देखे हैं। बहुत ही अच्छा आप सबका रिस्पांस मिल रहा है। आप सब लगातार हमारे संस्कृत वीडियो से जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं, यह बहुत खुशी की बात है। मैं फिर आप सबसे निवेदन करता हूं कि मेरा वीडियो देखें, संस्कृत सीखें, संस्कृत ज्ञान प्रवाह का हिस्सा बने। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्वयं देखें, सुने, दूसरों को भी देखने और सुनने के लिए प्रेरित करें। आज सप्तम वर्ग की जो हमारी कक्षा है, उस कक्षा के पुस्तक के माध्यम से एक बहुत ही अच्छी कहानी जो पंचतंत्र मित्रभेद से ली गई है, समवायो ही दुर्जय। जी हाँ, आज की कहानी सप्तम वर्ग की है और कहानियां आमतौर पर किसी एक कक्षा की नहीं होती। हम सब उसके हिस्सा बन सकते हैं, हम सब सुन सकते हैं। तो मेरा निवेदन आप सभी विद्यार्थियों से है, आप किसी भी क्लास के हों, किसी भी वर्ग के हों, आप सब इस कहानी को सुने। यह बहुत ही अच्छी कहानी है कि संगठन, समूह कठिनता से जीतने योग्य होता है। आज के कहानी की जो शिक्षा है, जो नैतिक शिक्षा है, वह है कि किसी को हम कमजोर न समझें। पंचतंत्र के मित्र भेद से यह कहानी ली गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आचार्य विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को कुशल राजनीतिज्ञ बनाने के उद्देश्य से कथाओं के संकलन के रूप में पंचतंत्र की रचना की थी। इसमें मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश तथा अपरीक्षित कारक, इन 5 खंडों में कुल 70 कथाएं तथा 900 श्लोक हैं। श्लोकों में प्रायः तर्कपूर्ण नीति श्लोक प्रयुक्त हैं। पंचतंत्र का अनुवाद चतुर्थ शताब्दी के आसपास ईरान की पहलवी भाषा में हुआ था। ये आप बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसी के आधार पर विदेशी भाषाओं में इसके अनेक अनुवाद हुए और आज आप सब जानते हैं कि दुनिया की सभी भाषाओं में पंचतंत्र की कथाओं का अनुवाद है और सभी बच्चे बड़े ही रुचिपूर्ण तरीके से पंचतंत्र की कहानियों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसकी जो नैतिक शिक्षा है, उसका जो जीवन मूल्य है, उसे अपने आप में अपनाने का प्रयास करते हैं। आप भी अपनाएं। तो सुनते हैं पंचतंत्र मित्रभेद की यह कहानी, समवायो ही दुर्जयः। समूह, संगठन कठिनता से जीतने योग्य होता है। आइए सुने। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवत्सति स्म। चटका अर्थात पक्षी, चिड़िया। चिड़िया को चटका कहते हैं। आप सबने ये कविता सुनी होगी। चटका चटका रे चटका, च्यूं च्यूं कूजसि त्वं विहगा, नीडे निवससि सुखे न डयसे, खादसि फलानि मधुराणि। चटका चटका रे चटका। इस कविता में चिड़िया के विषय में बताया गया बच्चों के दृष्टिकोण से कि तुम आकाश में उड़ती हो, ताजे फलों को खाती हो, जिस वृक्ष की डाली पर चाहती हो वहां बैठ जाती हो, इत्यादि इत्यादि। यह बहुत ही मनोहर, सुंदर और बोधगम्य कविता है, बहुत ही सुंदर है। हम बच्चों को जाननी चाहिए इस कविता को। तो एक वृक्ष पर एक चटका अर्थात चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याह संतति ही जाता। कुछ दिनों के बाद चिड़ियों ने अंडे दिए। अंडे में बच्चे आए, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुंडेन अत्रोटयत्। एक बार एक प्रमत्त गज, गज अर्थात हाथी, गजह हाथी, उधर से गुजर रहा था और उसने अपने शुंड से अर्थात सुर से उस पेड़ के डाली को पकड़कर हिला दिया, जिससे
उसकी जो नीड है, नीड अर्थात घोंसला है, वह नीचे गिरा और नीचे गिरने के कारण चिड़िया के जो प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मासूम बच्चे थे वे मर गए। बच्चे हम इंसानों के हों, पशु पक्षियों के हों, जानवरों के हों, पीड़ा उतनी ही होती है। आप समझ सकते हैं कि उस चिड़िया को कितनी पीड़ा हुई होगी, क्योंकि उसके सामने उसके बच्चे मर रहे थे। चटकायाः नीडम भुवि अपतत तेना अंडानी विशीर्णानि, वे जो अंडे थे वो खंडित हो गए, बच्चे उसमें से मर गए। अथ सा चटका व्यलपत, वह चिड़िया रोने लगी। तस्याः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः, बहुत ही अच्छा शब्द, एक पक्षी है कठखोड़वा, वो लकड़ियों को, काठ को, वृक्ष को अपने चोंच से खोदते रहती है। हमारी गांव की भाषा में उसे कठखोड़वा भी बोलते हैं और भी उसके अनेक नाम हो सकते हैं, पर तत्सम शब्द में संस्कृत में उसका नाम है काष्ठकूट, काठ को काटने वाली पक्षी, काष्ठकूटः। तो तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसि। उधर से काष्ठकूट नाम का पक्षी आया और उसने विलाप करती हुई उस चिड़िया से पूछा कि भद्रे किमर्थम विलपसि, आप क्यों रो रही हैं। चटका अवदत, चिड़िया ने कहा, दुष्टैनेकेन गजेन मम संतति नाशिता, एक दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों को मार डाला है। तस्य गजेस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत, अब तो उस हाथी के मरने पर ही मेरा दुख समाप्त होगा, जिसने मेरे बच्चे को मारा है, मुझे उस हाथी को भी मारना है। पर चिड़िया कितनी छोटी होती है, कितनी प्यारी होती है, वो इतने विशाल, इतने बड़े हाथी को कैसे मार सकती है। आप सब बच्चे इसे समझ सकते हैं। ममापि मित्रम मंडूकः मेघनाथः तथा काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत। काष्ठकूट का एक मित्र मक्खी, एक मक्खी जिसका नाम था वीणारवा, उसके पास वह ले जाता है। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत ममापि मित्रम मंडूकः। जब इन तीनों में बातें हुई, पक्षी में और काष्ठकूट में, तो काष्ठकूट ने अपने दोस्त वीणारवा मक्षी के पास ले जाकर के जब बातें की, तो ये जो तीन मित्र हो गए आपस में, मक्षी, काष्ठकूट और चिड़िया, इन तीनों ने आपस में प्लानिंग की। और आपको मैं बता दूं कि मक्षिका का भी एक दोस्त था जिसका नाम था मेघनाथ, और वो मंडूक था, मंडूक अर्थात मेढक। तो अब कितने हो गए मित्र, एक पक्षी, एक काष्ठकूट, एक मक्षिका और एक मेढक अर्थात जिसका नाम था मेघनाथ। ठीक है, चिड़िया, मक्खी, काष्ठकूट और मेढक, ये चार दोस्त हो गए। आप देखिए, आप अपने आप को निर्बल न समझें। जब आप हाथ बढ़ाते हैं तो आपकी दोस्ती बनते जाती है और वो ये दोस्त आपके जीवन में काम आते हैं। एक विलाप करती हुई पक्षी, एक रोती हुई चिड़िया जिसके बच्चे मर गए हैं जंगल में, हाथी ने मार डाला है, उसने जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो एक से चार उनके दोस्त हो गए। तो जो मंडूक है जिसका नाम मेघनाथ है, वे सब आपस में प्लानिंग करते हैं कि कैसे हाथी से बदला लिया जाए। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामः। इदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनाथस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं निवेदयताम्। वो सब गए और उन्होंने मंडूक पर अर्थात मेढक से अपनी सारी बातें बता दी। जो मेघनाथ है, मेघनाथ अवदत, मेघनाथ ने कहा, जो मंडूक है, जो मेढक है, यथा हम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम सब करो। प्रथमम यथा हम कथयामि तथा कुरुतम मक्षिके प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। मेघनाथ, मंडूक अर्थात मेढक ने कहा कि पहले तुम जा करके उसके कान में आवाज करो।
मक्षिके प्रथमम त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। दोपहर में जाकर तुम उसके कान में जाकर के आवाज करो, शब्दम कुरु, ये न सह नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे उसकी आंखें बंद हो जाएगी। एक तो दोपहर का समय थोड़ा आराम करने का समय होता है सबके लिए, और जब उसके कान में तुम आवाज लगाओगी तो उसकी आंखें क्या होगी, बंद हो जाएगी। तदा काष्ठकूटः चंच्वा तस्य नयने स्फोटयिष्यति, फिर ये जो काष्ठकूट है वो जाकर के हाथी के दोनों आंखों को फोड़ डालेगा अपने चोंच से। एवं सह गजा अंधा भविष्यति, इससे हाथी दोनों आंखों से अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयम गमिष्यति, उसको बहुत तेज प्यास लगेगी, वो पानी के खोज में इधर उधर भटकेगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में एक गड्ढा है, मैं उस गड्ढे में जाकर के बैठ जाऊंगा, मैं उस गड्ढे में जाकर बैठ जाऊंगा। अंतिके अहम स्थास्यामि, अंदर मैं बैठा रहूंगा। शब्दम च करिष्यामि, और मैं बोलूंगा। आप सबको पता है कि जहां पर मेढक बोलता है वहां पानी आसपास अवश्य होता है। मेढक ने कहा मैं उस गड्ढे में बैठ जाऊंगा, जिससे हाथी को यह लगेगा कि यहां आसपास कोई पानी है। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा सह तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, मेरी आवाज को सुनकर, मेरे शब्द को सुनकर वह हाथी उधर जाएगा और उस गड्ढे में वह गिर जाएगा और फिर मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुश्रित्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च, और जैसा कि इन लोगों ने प्लानिंग की थी वैसा ही हुआ, और मेढक की आवाज सुनकर हाथी उधर जाता है और उस गड्ढे में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तथा चोक्तम, इसलिए कहा गया है कि बहुनामप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जयः। मैं आपको इस श्लोक का पूरा ही श्लोक सुनाना चाहूंगा जो पंचतंत्र मित्र भेद से लिया गया है कि बहुनामप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जयः तृणैरावेष्ट्यते रज्जुर यया नागोपि बध्यते, अर्थात अधिकतर सराहनीय वस्तुओं का समवाय या समूह या संगठन अजेय हो जाता है, उसे जीता नहीं जा सकता है। तृणों से बटकर रस्सी का निर्माण होता है जिससे हाथी भी बांध लिए जाते हैं। आप सब समझते हैं कि जो तृण होता है, जो घास होता है, कितना कमजोर, कितना साधारण होता है, पर उन्हीं घासों से, उन्हीं तृणों से जब रज्जू अर्थात रस्सी बनाई जाती है, मोटी मोटी रस्सियों का निर्माण होता है, तो उससे हाथी को भी हम बांध लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस कहानी को बार बार पढ़ें, पुस्तक में जो पाठ है उसका आप वाचन करें, शब्दार्थ पढ़ें, अपनी संस्कृत पुस्तिका में लिखें। अब बारी है प्रश्नोत्तर अभ्यास की, और इस श्लोक को तो अवश्य आप अर्थ के साथ अपनी संस्कृत पुस्तिका में लिख लें, ताकि आप बार बार पढ़ने के साथ इसका अभ्यास करें और यह जो नैतिक शिक्षा का अमूल्य उपहार है वह आपके जीवन में आ सके और आप इसे समझ सकें। आइए प्रश्नोत्तर अभ्यास की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम आप शब्दार्थ के साथ पुस्तक में जो पाठ है उसका वाचन करें और शब्दार्थ को अपनी संस्कृत पुस्तिका में लिखने का प्रयास करें। इससे इतने सारे शब्द, इतने पर्यायवाची शब्द आपको आ जाएंगे। तो प्रश्नोत्तर अभ्यास में देखते हैं। अभ्यास संख्या 1, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। एक शब्द में, ध्यान रखें, पद बोलते हैं शब्द को। वृक्षे का प्रतिवसति स्म, मैं हिंदी अर्थ के साथ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप उसे समझें कि वृक्ष पर कौन रहता था या कौन रहती थी, क्योंकि संस्कृत की जो क्रियाएं होती हैं वो मेल और फीमेल के लिए एक ही होती हैं। तो पठती पढ़ता है, पठती पढ़ती है, पठसी पढ़ते हो, पठामी पढ़ता हूं, पठामी पढ़ती हूं। तो प्रतिवसति स्म, वृक्षे का प्रतिवसति स्म, पेड़ पर कौन रहती थी? आपका उत्तर होगा चटका। चटका अर्थात पक्षी, चिड़िया। चटका मेल पक्षी को कहते हैं और चटका फीमेल को कहते हैं। तो आपका जवाब होगा चटका।
ख में देखें, वृक्षस्य अधः कः आगतः, पेड़ के नीचे कौन आया? आपका सही जवाब होगा गजः। गजः अर्थात हाथी। ग, गजः केन शाखाम अत्रोटयत, गजः केन शाखाम अत्रोटयत, हाथी ने किससे शाखा को तोड़ा? तो आपका जवाब होगा शुंडेन। शुंडेन, शुंडेन अर्थात सूंड से। घ, काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत, जो काष्ठकूट है अर्थात जो कठफोड़वा है वो पक्षी को किसके पास ले गया? आपका जवाब है मक्षिकायाः अर्थात मक्खी के पास। मशकः मच्छर को बोलते हैं और मक्षिका मक्खी को बोलते हैं। तो मक्षिका, मक्षिका मतलब मक्खी। मक्षिकायाः षष्ठी एक वचन, बालिकायाः षष्ठी एक वचन। तो मक्षिकायाः पार्श्वे, मक्खी के पास। मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत्, मक्खी का दोस्त कौन था? मंडूकः। मंडूकः अर्थात मेढक। आपका जवाब होगा मंडूकः। आइए अभ्यास संख्या 2 की तरफ चलते हैं। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो रेखांकित शब्द हैं उनके अनुसार प्रश्न बनाने हैं। उत्तर लिखा हुआ है, आपको प्रश्न बनाना है। देखिए, क, कालेन चटकायाः संततिः जाता, कस्याः संतति जाता। आप लिखेंगे कस्याः, किसका। ख, चटकायाः नीडम भुवि अपतत, नीडम अर्थात घोंसला। आप लिखेंगे किम अपतत, चटकायाः किम भुवि अपतत। ग, गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत, कस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत, कस्य। घ, काष्ठकूटः चंच्वा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, काष्ठकूटः केन गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। तो आपको किम शब्द याद करना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आपको मैं बता दूं कि किसी भी प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए किम शब्द, कह कौ के, का के का, किम के कानी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन 3 शब्दों का आप अभ्यास करें, स्मरण करें। संस्कृत पुस्तकों में प्रायः अंतिम पृष्ठों में व्याकरण की कुछ बातें होती हैं, कुछ धातु रूप, कुछ शब्द रूप होते हैं, उनका आप स्मरण अवश्य करें। तो ये है कस्याः, किम, कस्य और केन। तो आपके प्रश्न बन जाएंगे। अभ्यास संख्या 3, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहां पर मंजूषा में क्रियाएं दी गई हैं, आपको वहां से चुन करके सही क्रिया को अपने खाली स्थान में भरनी है। काष्ठकूटः चंच्वा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। अभ्यास संख्या 3, क, काष्ठकूटः चंच्वा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। ख, मार्गे स्थितः अहमपि शब्दं करिष्यामि। ग, तृषार्तः गजः जलाशयं गमिष्यति। घ, गजः गर्ते पतिष्यति। ग, काष्ठकूटः तां मक्षिकायाः समीपम अनयत। च, गजः शुंडेन वृक्ष शाखाः त्रोटयति। अभ्यास संख्या 4, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। आपको इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। तो आप चैप्टर पढ़ेंगे, पाठ का वाचन करेंगे और वहां पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, आप उनका अभ्यास करें, संस्कृत पुस्तिका में लिखें। अभ्यास संख्या 5 व्याकरण है, धातु रूप है। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। यहां पर पुरुष दिए गए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और उन तीनों पुरुषों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया गया है। देखिए, प्रथम पुरुषः पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। अब उसी के अनुसार दूसरी क्रिया आपको लिखनी है, पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति।
तीसरी क्रिया है मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति। यह भविष्यत काल की क्रिया है। भविष्यत काल की क्रिया में ष्य लगता है। और एक बार मैं एक पूरी क्रिया आपको सुना रहा हूं। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ऐसे भविष्यत काल की क्रिया होती है। ख में देखें गमिष्यति, इसमें मध्यम पुरुष की क्रियाएं हैं। मध्यम पुरुष की क्रिया होती है गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ। मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो उसी अनुसार आपको बनाना है धाविष्यसि, धाविष्यथः, धाविष्यथ। मध्यम पुरुष में ही क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथः, क्रीडिष्यथ। आप लोग लगातार इसका वाचन करें, अभ्यास करें और स्मरण करें। ग उत्तम पुरुष, क में प्रथम पुरुष था, ख में मध्यम पुरुष था और ग में उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। अभ्यास संख्या 6 देखें, 6 देखें। उदाहरणानुसारम स्म शब्दम योजयित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत। मैं यहां पर एक बात बताना चाहूंगा आपको कि वर्तमान काल की जो क्रिया होती है उसमें जब हम लगाते हैं स्म तो वो भूतकाल की क्रिया हो जाती है। जैसे पठति, पठति का अर्थ है पढ़ता है, पठति का अर्थ है पढ़ता है। लेकिन यदि हम लिखते हैं पठति स्म, पठति स्म, तो इसका अर्थ हो जाएगा पढ़ता था। इसको आप यहां लिख सकते हैं वर्तमान काल, यहां आप लिख सकते हैं भूतकाल। तो आप ध्यान रखेंगे, देखो पठति पढ़ता है, पठति स्म पढ़ता था। वर्तमान काल की क्रिया में जब स्म लगाते हैं तो वो भूतकाल की क्रिया हो जाती है। यहां पर यही अभ्यास करना है कि अवसत रहता था, वसति स्म रहता था। अवसत एक क्रिया है जिसका अर्थ होता है रहा या रहता था। तो भूतकाल की क्रिया आपको ज्यादा स्मरण न करना पड़े, इसके लिए वर्तमान काल की क्रिया में स्म लगा करके आप उसका प्रयोग और बोध कर सकते हैं। तो अवसत वसति स्म, अपठत पठति स्म, अत्रोटयत त्रोटयति स्म, अपतत पतति स्म, अपृच्छत पृच्छति स्म, अवदत वदति स्म, अनयत नयति स्म। मैं अर्थ बता दूं, वसति स्म रहता था, पठति स्म पढ़ता था, त्रोटयति स्म तोड़ता था, पतति स्म गिरता था, पृच्छति स्म पूछता था, वदति स्म बोलता था, नयति स्म ले जाता था, आनयति स्म ले आता था इत्यादि। तो ऐसे आप अन्य क्रियाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। 7वां देखें, कोष्टकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में 3-3 शब्द दिए हुए हैं, एक उसमें कोई सही है, उसमें से आपको चुनकर खाली स्थान में भरना है। देखें, एका बालिका मधुरम गायति, एका बालिका मधुरम गायति, एक लड़की मधुर गान करती है। चत्वारः कृषकाः कृषिकर्माणि कुर्वन्ति, 4 किसान खेती का काम करते हैं। तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति, वे पत्ते बड़े सुंदर हैं। धेनवः दुग्धम ददति, गौएं दूध देती हैं। वयम संस्कृतम अपठाम, हम सब ने संस्कृत पढ़ा। तो इस तरह यह जो अभ्यास है, इस
इन अभ्यासों को भी आप करने का प्रयास करें, संस्कृत पुस्तिका में लिखें और हमेशा ध्यान रखें कि समवायो ही दुर्जयः, संगठन में बहुत शक्ति होती है, उस संगठन को आप कठिनता से जीत पाते हैं। तो आप बच्चे अवश्य तौर पर समवाय बनाएं, समूह बनाएं, संगठन बनाएं, एक साथ रहने का प्रयास करें, मिलकर रहने का प्रयास करें, क्योंकि मिलकर रहने में बहुत आपस में शक्ति इकट्ठा होती है। जैसे जो तृण है, जो घास है, वो इकट्ठा हो जाती है तो मोटी सी रस्सी बन जाती है। जिस मोटी सी रस्सी से हम हाथी को भी बांध सकते हैं, बैल को भी बांध सकते हैं, गाय को भी बांध सकते हैं। और अकेली घास तो कुछ नहीं करती, लेकिन जब घास इकट्ठा होती है तो उस मोटी सी रस्सी से हम कुछ भी काम कर सकते हैं बांधने का। तो आप सब बच्चे इकट्ठे हो जाएं, मिलकर रहें। हमारी मंगलमय कामनाएं आप सबके साथ हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रिय श्रोताओं, यदि आपको यह कहानी और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।